सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलाखिर एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। बल्ले का निशान उनको एक बार फिर वापस मिल चुका है। इलेक्शन कमीशन का फैसला था 22 दिसंबर का, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया था और उनको बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद 26 तारीख को हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत गई और वहाँ से एक इस मामले पर अपनी दरख्वास्त जमा कराई और एक रिलीफ भी मिला उनको पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन इलेक्शन कमीशन जब फिर अदालत पहुंची तो वहां से इलेक्शन कमीशन अपना फैसला बहाल करवाने में कामयाब हुई और 3 जनवरी को जो रिलीफ मिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसको रिवर्स कर दिया गया। लेकिन आज उसके एक हफ्ते बाद ही एक मुख्तसर फैसला सामने आया जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने 3 अहम पॉइंट्स सुना दिए हैं और इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला गैर आईनी करार दिया है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा वाज़ेह कर दिया गया है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट भी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो इलेक्शन से चंद रोज़ पहले ये कितनी बड़ी इसको कामयाबी कहा जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पर गुफ्तगू करेंगे। बल्ले का निशान जब उनको वापस अलॉट हुआ है तो अब किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां आगे बढ़ेंगी और दूसरी सियासी जमातों के लिए अब कितना एक टफ चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में मौजूद है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें एडजस्टमेंट्स की तरफ भी जा रही हैं, आवाम में उनकी गैदरिंग्स भी चल रही हैं, वर्कर्स कन्वेंशन भी हो रहे हैं, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी लीगल बैटल में मसरूफ़ थी और अभी तक वहाँ से हमें कोई इस तरह की पब्लिक एक्टिविटी होती नज़र नहीं आई। तो अब इसकी क्या वजह है और किस तरह से अगले 20 से 25 दिनों में अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाया जाएगा। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। तैमूर जगड़ा साहब पाकिस्तान तहरीक रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। राना एहसान अफजल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। खुर्रम रोकड़ी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और राजा खालिद महमूद साहब माहिर कानून है हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी इस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बारे में बात करेंगे और फिर क्या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है और क्या 13 तारीख के बाद भी ये फैसला रिवर्स हो सकता है या इलेक्शन कमीशन के हक में कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है या नहीं। इन तमाम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। तैमूर जगड़ा साहब, आज बल्ले का निशान PTI को मिल गया तो अब आगे इलेक्शन में हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छा मुकाबला होगा, दीगर जमातों को एक टफ टाइम देने में आप कामयाब रहेंगे। कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए, अच्छा मुकाबला तो होगा अगर बल्ले का निशान ना भी होता। अवाम ने वन वे और दी अदर इमरान खान को वोट देना है और कोई कंफ्यूजन फैलाने के अलावा वो इंशाल्लाह वो 8 फरवरी को वोट देंगे। लेकिन ये एक बड़ा कदम जरूर है। ये बड़ा कदम PTI के लिए नहीं है, ये बड़ा कदम पाकिस्तान की जमहूरियत और 8 फरवरी के इलेक्शंस के लिए। याद रखें, 8 फरवरी के इलेक्शंस होने, अगर ना हो तो इससे बड़ी ट्रेजेडी होगी नहीं। जो सेनेट में 2-3 दिन पहले रेजोल्यूशन मज़ाहिया खेज अंदाज में पास हुआ वो पाकिस्तान की सिस्टम को नुकसान देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलना नहीं, और इससे भी ज्यादा अभी जरूरी है कि जो 28-29 दिन रह गए हैं कि उसमें इलेक्शन का माहौल बने। और ये जो पंजाब में खास तौर पे देखा जा रहा है कि या तो लग रहा है कि पंजाब पुलिस हिंदुस्तान से आई है या फिर लगता है कि पंजाब पुलिस समझती है कि जो भी PTI से आए हैं वो हिंदुस्तान से आए हैं, कि ये अब खत्म हो और अवाम को मौका दिया जाए कि वो जिसको हुकूमत में लाना चाहते हैं उनको ले आए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बुरी जमात है तो पाकिस्तान की अवाम स्टूपिड तो नहीं ना, वो उनको रिजेक्ट कर देंगे 8 फरवरी को, बात खत्म हो जाएगी। क्यों अवाम से इतने डरते हैं? तो तैमूर साहब, ये अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अदालती जंग लड़ रही थी। अभी दावे बैरिस्टर अली जफर साहब की तरफ से किए जा रहे हैं, इलेक्शन में जीतने जा रहे हैं। अभी कल तक वो ये कह रहे थे कि बल्ला इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कोई वोट देने जाएगा भी तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो ये और आप कह रहे हैं कि बल्ले का निशान नहीं भी होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। तो बहरहाल अगर इंतखाबी निशान ये आपको नहीं मिल पाता या आगे भी अभी चूँकि 20 से 25 दिन है और एक सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है इलेक्शन कमीशन के पास भी, तो अगर सूरत हाल कहीं आगे पीछे होती है तो बल्ले के निशान की अहमियत आपके नज़दीक उतनी नहीं है जितनी बैरिस्टर अली जफर साहब के नज़दीक है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं मुकाबला तब भी होता, फर्क तो पड़ता है ना। यही प्री पोल रिगिंग के हरबे होते हैं कि आप निशान हटा दें, उससे ऑब्वियसली 2-3 फर्क पड़ते।
जो वो लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है, उनको फर्क पड़ता, और सबसे ज्यादा फर्क तो इलेक्शन के बाद पड़ता, जब जो पाकिस्तान की तारीख है उसके बाद चूंकि सारे आजाद इलेक्ट होते, तो उसमें जिसको मिनिस्ट्री की लालच दे के या जो भी फंड्स की लालच दे के या धमकियां शमकियां दे के लोगों को जो है वो उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज चेंज होती। लेकिन अगर इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 20% नुकसान भी हो, फायदा किसका? ठीक है, कोई पार्टी को तो आप ले आएंगे, नवाज शरीफ को तो आप चौथी बार ले आएंगे, मतलब वो इतना डरा हुआ है कि मैदान साफ, लेकिन 80 दिन वो मॉडल टाउन के कॉन्फ्रेंस रूम से नहीं निकल सकता। क्या वो इस मुल्क को चलाएगा? क्या मैंडेट होगा उसके पास ऐसे इलेक्शन जीत के जो कि ऐसे है जैसे मुशर्रफ का रेफरेंडम या जिया का रेफरेंडम में उनके पास 99% रिजल्ट आ जाते। इसलिए मैं कह रहा हूं जितना भी फर्क पाकिस्तान तरीके की जो मसरूफियत है अभी, वो तो खैर राना एहसान साहब उस पर कमेंट करेंगे, लेकिन जो बज़ाहिर नजर आ रहा है वो टिकट्स के तकसीम का मामला है, जिस पर इंटरव्यूज चल रहे हैं, बड़ी बड़ी उस पर मीटिंग्स हो रही हैं, उम्मीदवार बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए जरा तूल पकड़ रहे हैं। जी, मैं पहले तो सिफारिश करूंगा, राना साहब मेरे साथ अक्सर आते हैं, कि जो जमात राना साहब जैसे लॉयल और केपेबल वर्कर्स के बजाय अपने लीडर ऑफ अपोजिशन राजा रियाज को टिकट दे, तो उस जमात की क्या हैसियत होगी अवाम में। तो पहले तो ऐसे करें नवाज शरीफ साहब, अगर आप चाहते हैं कि अवाम आपकी रिस्पेक्ट करे तो आप अपने वर्कर्स की रिस्पेक्ट तो करें। राना साहब जैसे वर्कर्स होने चाहिए इलेक्शन में। क्या कर रहे हैं आप? मॉडल टाउन के कॉन्फ्रेंस रूम से निकले और अवाम में देखें कि क्या करना है। बाकी इंशाल्लाह हम कैंपेन करेंगे और 8 फरवरी को पाकिस्तान का अवाम जो है वो जवाब देगा इस प्री पोल रिगिंग को, और इसलिए देगा कि ये 2024 है और ये जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, इसने अपने फोन्स पे, अपने टीवी सेट्स पे दुनिया देखी हुई है। इतने आराम से ये दबने वाले नहीं है। ये जो अब राना साहब को टिकट मिलने के हक में आप बात कर रहे हैं, जरा राना साहब का इस पर क्या रिएक्शन है भी जान लेते हैं। राना साहब, पहले तो जो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज मिल गया, अब इसके बाद आप आने वाले इलेक्शन में कितना बड़ा चेंज देख रहे हैं? अगर ये निशान नहीं होता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में या बल्ले के इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन लड़ते, कितना फ़र्क पड़ना था? और अब ये निशान अलॉट होने के बाद ये कितने तगड़े हो गए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं तैमूर का शुक्रिया अदा करूँगा, हमेशा मेरी सिफारिश करते हैं, वेरी काइंड ऑफ हिम। लेकिन आई एम श्योर माई पार्टी विल कंसिडर, बेहतरीन फैसला पार्टी करेगी इंशाल्लाह। जो भी हुआ कल मुतवक्के है कि वो हो जाएगा। देखें, बल्ले का निशान पीटीआई को मिले ना मिले, पीएमएलएन का ये मैटर नहीं है और ना हम इसके ऊपर कोई परेशान है। जो भी मामला होगा, हम तो इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने मंशूर को लेके बढ़ेंगे जो 15 को अनाउंस होने जा रहा है, उसके ऊपर हमने इलेक्शन लड़ना है। अपनी पिछली परफॉर्मेंस के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ना है और हम पुरुमीद हैं कि हमें कामयाबी जो है वो मिलेगी। पंजाब में भी हम 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे और वफाक में भी हुकूमत हम बनाने जा रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ हम उतर रहे हैं मैदान के अंदर। बल्ले का निशान इनसे लिया गया, क्यों लिया गया, उसकी वजूहात हैं। वो ईसीपी का मामला है, इन्होंने अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराया और बेज़ाब्तियां थी, तो वो मैटर ईसीपी इनसे ज़रूर डील करेगी। आज मैं अकबर एस बाबर साहब को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि जो 5 प्रिंसिपल कंप्लेनेंट्स थे उनकी तो सुनवाई नहीं हुई, उनको नोटिस नहीं हुआ। तो बकौल उनके ये 1 वे फैसला किया पेशावर हाई कोर्ट ने। बहरहाल बल्ला हो ना हो, हम वेलकम करते हैं। बल्ला अगर मौजूद होगा तो फिर भी ठीक है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अच्छी बात है, एक जमात अपने निशान के साथ लड़ती है। लेकिन ये मुझे अगर कोई इतराज़ है पीटीआई से, तो वो ये है कि एज अ जमात, इस जमात का आज भी 2 स्टांस पे ये खड़ी है और ये कहती है कि आलमी साजिश हुई, नंबर 1, जो कि मैं समझता हूँ झूठ है। ये पोलराइजेशन की सियासत है, नफरत की सियासत है। और दूसरा स्टांस जिस पे आज भी पीटीआई खड़ी है वो ये है कि 9 मई का वाकया लंदन प्लान था, यानी कि हमारी तरफ इशारा करते हैं, जबकि इनके लोग जो हैं वो खड़े थे, वहाँ मौजूद थे 10-10 जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने फौजी तनसीबात पे हमला किया। और जब वो ये इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं बजाय कि उसकी कंडेम करें और उस पर माजरत करें, तो इसका मतलब है आज भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आज भी ये नफरत की सियासत फैला रहे हैं,
आज भी ये तकसीम की सियासत कर रहे हैं। तो ये मेरा दो इन मुद्दों पे इख्तलाफ है, और मैं समझता हूं कि जहां कैपिटल हिल पे जब हमला हुआ और वहां 350 लोगों को सजाएं सुनाई गई जो 10 साल की थी, जो उससे ज्यादा भी मुद्दत की थी, तो वो भी एक बिल्डिंग थी। लेकिन जब आप हुकूमती तनसीबात के ऊपर या स्टेट सिंबल्स के ऊपर आप हमलावर होते हैं तो उसके संगीन नताइज होते हैं। तो यहाँ जरूर हम पॉइंट आउट करेंगे कि बिल्कुल लोग ज़ेरे हिरासत हैं, लेकिन सजा आज तक किसी को नहीं हुई। तो ये भी जो अगर हम इतने सब जो लोग ज़ेरे हिरासत हैं यकीनी तौर पर, और जो लोग मुलव्विस भी हैं यकीनी तौर पर, अभी तैमूर साहब से भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे आगे चलकर, तो वो भी ज़ाहिर है इस बात को इंडोर्स करेंगे कि जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मुलव्विस नहीं हैं उनमें से भी अक्सरियत के हमने देखा पहले इलेक्शन कमीशन से कागजात मंजूर नहीं हुए, फिर वो बाद में ट्रिब्यूनल के पास गए तो बाद में कागजात मंजूर हुए। तो जो उसमें जिनके इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उन पर वो असरात नहीं आने चाहिए थे उन लोगों के। उसके अंदर मेरा जो मैंने आपको पॉइंट जो मैंने मेक किया, और वो जब ये पार्टी स्टांस ये लेती है कि 9 मई का वाकया बड़ा खराब है लेकिन हमने तो किया ही नहीं, ये तो PMLN ने किया, ये तो रियासत ने हमारे खिलाफ साजिश की, तो मैं समझता हूं तब ये मामला जो है ये ग्रे में चला जाता है। और ये जब आप मुद्दा लेते हैं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत थी, तो यही चीजें कह के तो आपने 9 मई का वाकया किया जब नफरत की आग इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो आज भी अगर आप उसी सियासत को एज अ जमात आप उसी सियासत को फरोग दे रहे हैं, उसी स्टांस को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं आप 9 मई के वाकये को कंडेम नहीं कर रहे, आप आज भी उस पर सियासत कर रहे हैं, आप आज भी उसकी जिम्मेदारी तस्लीम नहीं कर रहे। तो एज अ जमात आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके वो पूरी जमात पे आ जाती है। ये मेरा मौक़िफ़ है जी। सही। तो खुर्रम रोकड़ी साहब, इसका मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इंडिविजुअल्स जो कि 9 मई के वाक़यात में नहीं है मुलविस, उनको खुलकर उसकी मजम्मत करनी पड़ेगी, उस वाक़ये से अपने आप को अलहदा करना पड़ेगा अपनी इंडिविजुअल हैसियत में। लेकिन फिर जाहिर है कि पार्टी में जो उनकी पोजीशन है उस पर भी फ़र्क पड़ सकता है। अब चूँकि बल्ले का निशान मिल गया तो एज पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही है। जी खुर्रम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? चलें खुर्रम साहब की तरफ भी जाएंगे। तो तैमूर साहब, ये जो पॉइंट है राना एहसान अफजल साहब का, अब ये बड़ा वैलिड है कि अगर आप लोग जो लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं वो आएँ, खुलकर अपनी पोजीशन को क्लियर करें, उसकी मजम्मत करें, ताकि पता चल सके कि कौन लोग इसमें मुलविस थे कौन नहीं है। अब वो मजम्मत नहीं होती, थोड़ा सा दरमियानी राय इख्तियार की जाती है, तो फिर वो लोग भी ज़ेर अताब आ जाते हैं जो कि उस दिन उस मौके पर मौजूद नहीं थे, या उस प्लानिंग का पार्ट नहीं थे, या उस पूरे एपिसोड में शामिल नहीं थे। इस पे मुझे 1-2 मिनट इसलिए दे दें क्योंकि मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, 9 मई पे जो भी गलत हुआ उसकी मजम्मत हम सब ने एज अ पार्टी और इंडिविजुअली बार बार की है, लेकिन ये डिटर्मिन करना कि इसका जिम्मेदार कौन था, ये कोर्ट्स है। फिर या कहें कि आपको कानून पे और अदालतों पे इत्मीनान नहीं है और आपने पहले से फैसला किया है। माजरत के साथ 9 मई को पॉलिटिकली इस्तेमाल PMLN कर रही है, वाकयात को भी और PTI को और पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या स्टेट के सामने खड़ा करने पे भी। कि फिलहाल तो हम तबसरा कर रहे हैं ना, तो हकीकत तो आपके पास कोर्ट्स ही डालेंगे। देखिए, ये बात करते हैं कैपिटल हिल के अटैक्स की, PMLN कैसे करिए? PMLN तो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ सूबों में जा रही है और मुख्तलिफ सियासी जमातों को इंगेज कर रही है, आगे इलेक्शन के लिए अपने नंबर्स कैलकुलेट कर रही है। मुझे प्लीज 2 मिनट दे दें। देखिए, इन्होंने बात की कैपिटल हिल के अटैक्स की। कैपिटल हिल पे अटैक्स हुए, सजाएं मिली और यहाँ भी सजाएं मिलनी चाहिए जो भी मुलविस था। अगर पार्टी में भी कोई मुलविस था, अगर कोई प्लानिंग भी हुई, हमसे किसी ने प्लानिंग नहीं की। लेकिन याद रखें कि जो कैपिटल हिल पे डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को उकसाया, एक इलेक्शन के रिजल्ट रोकने के लिए उकसाया, और जो PTI की 20 महीने की मूवमेंट थी वो इलेक्शन PMLN के ना करने के खिलाफ की मूवमेंट थी, जिसपे अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद है और अतर मिन अल्लाह का नोट मौजूद है। बाकी चीज अगेन, हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। आखिरकार जो हुकूमत है निगरान, उसने कैबिनेट कमेटी भी बना ली। क्या एक
क्या इतराज है? अगर हमारी इंतखाबात तो निगरान हुकूमत को करवाने थे ना, ये आप केपी और पंजाब की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर नून लीग की हुकूमत तो नहीं थी, वहां पर तो निगरान हुकूमत थी। अदालती रोल अदा करना हुकूमत का काम नहीं है। जब आप साथ में ये देख लेना कि राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि अब सियासत में मौत या इमरान खान की होगी या हमारी होगी, जब आप ये देख लें कि ख्वाजा आसिफ ये कह चुके हैं कि हमें हुकूमत ऑफर हुई थी 2019 में, जब आप ये देख लें कि एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जामात नाम वो लोगों के लेते हैं लेकिन इल्जामात इदारे पे होते हैं और जुडिशरी पे इल्जामात PMLN लगा रही है। जब आप वही बात देख लें जो मैं अभी कह रहा हूं, जिनको ये अपोजिशन में ले आए उनको अभी वो टिकट्स दे रहे हैं। और जब आप हर रोज ये देख लें, अभी लेटेस्ट मिसाल है, हमारे यंग एक MPA कैंडिडेट थे अब्दुल्ला कालू, शायद पंजाब से, उनकी स्टेटमेंट्स हर रोज मौजूद होती हैं। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट आते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी स्टेटमेंट आती है, वो गायब हो जाते हैं, अगले दिन उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टी चेंज हो जाती है। जब ये बार 50-60 बार हो जाए ना, तो जो हुकूमत ये कर रही है तो वही 9 मई के साथ नाइंसाफी करनी है, क्योंकि अगर हमने इससे आगे बढ़ना है तो कानून को मजबूत करने के साथ बढ़ना है। मुझे सजा दे दे, मैंने गलत किया हो, ये मैं वाकई दिल से कह रहा हूं। आपका डिटेल से आ गया। अब ये लंबी चौड़ी जो चार्जशीट आपने नून लीग के खिलाफ बनाई है, इस पर राना एहसान साहब के कमेंट से पहले जरा खुर्रम रोकड़ी साहब को भी मैं गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। खुर्रम साहब, ये जो इस वक्त आज सूरत हाल बनी है बल्ले के एक इंतखाबी निशान PTI को अलॉट होने के बाद, अब इन फ्यूचर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक तगड़ी पार्टी के तौर पर इलेक्शन में आप देख रहे हैं, वो माहौल जो अभी तक हम एक मिस कर रहे थे इलेक्शन की कैंपेनिंग का, एक वो इंतखाबी मुहिम का, तो इस पूरे माहौल में अब आगे किस तरह से अगले 20-22 दिन का आप माहौल देख रहे हैं? देखें जी, मौका मिलना चाहिए मंशूर के ऊपर। मैं आके आपका घर तोड़ के परे फेंक दूं, अल्लाह माफ करे वो दिन ना आए, या मैं कुछ ऐसी काम कर दूं, आप मुझे मौका देंगे? पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो रास्ता ऐसा पकड़ लें कि जिसमें उनका एंटायर स्टेट, एंटायर जो एस्टेब्लिशमेंट का नारा लगा के एंटायर स्टेट एक्टिविटीज हों। परसों मैंने एक वीडियो देखी है जिसपे हॉस्पिटल के अंदर अटैक हुआ है, हॉस्पिटल को तोड़ा है। मैं अभी कमरमशानी से आ रहा हूँ, वहां पे जो तकलीफ का शिकार इस तमाम नैरेटिव की वजह से जो खानदान है और जो बच्चे हैं और जो बाप हैं, मैं कई दफा आपको कह चुका हूँ मीडिया वालों को कि एक दफा आ जाएं, आप मेरे पास मेवाली आ जाएं और आके यहाँ पर देख लें कि क्या कराया गया, क्या हुआ और खानदान किस कर्ब से गुजर रहे हैं। यानी हम टीवी शो से हट के एक दफा ऑन ग्राउंड भी देख लें और ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखने के बाद उसके बाद आपके लिए भी फैसला करना आसान होगा और तमाम लोगों के लिए। हम यहाँ बोलते रहते हैं कि ये हुआ वो, हमारे ऊपर उधर से एक ब्रिगेड पड़ जाता है जो कि तैयार किया हुआ है कि हर सच को झूठ बता दो और हर झूठ को सच करके दिखा दो। हम ऑन ग्राउंड आके आप सिचुएशन देखते हैं कि हुआ क्या। थाने जल गए, एक रेस के ऊपर हमला हो गया, सेशन कोर्ट जला दिया गया, फिर विक्टिमाइजेशन। बहरहाल आप ऑन ग्राउंड आ जाएं, आप देखें कि पॉलिटिकल पार्टी, प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है, हम किस एम के साथ एक सिस्टम के अंदर दाखिल हुए थे और हमने किया क्या अपने बच्चों के साथ, खानदानों के साथ। ऐसे बच्चा बर्बाद हुआ पड़ा है जिनके घर में सुबह का खाना है और रात का नहीं। मैं अभी उसको उधर से उठ के आ रहा हूँ, आप एक ट्रिप लगा लीजिए, उसके बाद फिर कोई भी आकर इधर दानाई करे या दानिश्वरी करे या बैठ के अल्फाजों के जितने तीर चलाए और जितना सहर फैलाना चाहे आप पर और हम पर, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने बचाना था अपने बच्चों का फ्यूचर, हमने इनको बनाना था प्रोग्रेसिव, हमने इनको देना था बेहतर मुस्तकबिल, हमने इनको देना था रोजगार, हमने इनको देनी थी एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये चीजें आप ऑन ग्राउंड किसी दिन विजिट कीजिए, उसके बाद पूछूंगा आपसे कि बल्ले का निशान देना है कि टैंक का निशान देना है कि कौन सा निशान। और खुर्रम साहब, ये अब जिन वीडियोस की आप बात करें, जो वीडियोस अभी तक आ रही हैं उसमें भी बड़ा वाज़ेह है लोगों की शनाख्त हो सकती है, बहुत सारे लोग ज़ेर हिरासत भी हैं। मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है? अभी तक फिर फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? एक मंतकी अंजाम तक चीज़ें पहुँचती हैं, हमें क्यों दिखाई नहीं दे रही? मैं यकीन कीजिए इस मुल्क में ना जस्टिस हूँ, ना जज हूँ, ना जुडिशरी हूँ, नहीं। अब ये सवालात तमाम ऐसे हैं जो कि एक खास तबके से किए जाते हैं। गवर्नेंस मेरे पास नहीं है। मैं आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन बता रहा हूं कि ये सिचुएशन है। अब अदालत क्या फैसला करती है, क्या चीजें, मैं उस पर क्रिटिसाइज करूं तब भी मैं मुजरिम।
और मैं अगर गलत कहूं तब भी मैं मुजरिम ठहराया जाऊंगा। ये गवर्नेंस की में जो इस्लाहात होनी थी, जो बड़े बड़े रिफॉर्म्स होने थे, वो भी जाहिर है कि आप तमाम लोगों ने मिलकर करने थे माजी में जिनको। हाँ जी, 3.5 साल में बुज़दार की हुकूमत में हमने बहुत रिफॉर्म्स की, बहुत इस्लाहात की और बहुत सी चीजें की। किन लोगों ने मिलकर करने थे? हम तो विक्टिम हैं, हमारे जैसे लोग तो विक्टिम हैं जिन्होंने कहा कि ये काम गलत है, इस रास्ते पर ना जाइए। हम तो विक्टिम है कि हमारे ना बच्चों को माफ किया गया, ना हमारी बेटियों को, ना हमारी माओं को। हम तो विक्टिम है। और जिन्होंने तमाम मामलात पे चले और जिन्होंने उस वक्त जो स्टेक होल्डर्स थे और जिन्होंने जिंदगियों में एयाशियां की और फ्रॉम नथिंग दे बिकेम बिलियनियर और फ्रॉम ग्राउंड दे टच द स्काईज, और उनसे पूछे ना जाके जो थे। हम तो विक्टिम है। हमने किया क्या है? हम तो इसलिए कि हम खड़े हो गए कि हमने कहा कि अल्लाह का वास्ता ये रास्ता अडॉप्ट ना करो। अब किससे पूछा जाए? आप हमसे ही पूछेंगे। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। अब ये कहते हैं हमसे अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। ये शेर हम जैसे लोगों पर फिट होते हैं कि हम अपने उन कौम को, बच्चों को, खानदानों को बचाते रहे और उसका सिला हमें क्या दिया उसी पार्टी के अंदर से, ये तो हम भुगत रहे हैं। ये तो अल्लाह की जात की मेहरबानी है, खालिसन अल्लाह का करम है कि हम सस्टेन कर गए। उस नैरेटिव को चैलेंज करने के बाद अल्लाह ताला ने बचा लिया, बच गए। और आज हम उन्हीं लोगों को जिनको इस्तेमाल करके फेंक दिया गया, आज उनके खानदानों के वारिस भी हम बन रहे हैं। ठीक है, चलें तो हमारी आके पूरी कहानी तो सुनिए कि हुआ क्या है। सही, हमसे क्या सवाल पूछ? ठीक है खुर्रम साहब, ये कहानी आपने सामने रख दी है। अब जाहिर है लोगों को फैसला करना है और 28 दिन बाद ये फैसला होना है। बता के, लेकिन ऑन ग्राउंड भी देखिए। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद ज़रा गुफ्तगू के सिलसिले को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा। 28 दिन रह गए इलेक्शन में और अभी तक हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी सियासी जमातों के कैंडिडेट्स का हतमी तौर पर इल्म नहीं है। अभी तक टिकट्स का ऐलान नहीं किया जा सका है। अभी तक कैंपेन्स उस तरह से नहीं हो रही हैं जिस तरह से पब्लिक में जाकर होनी चाहिए। मंशूर अभी तक बड़ी बड़ी सियासी जमातों के सामने नहीं आ सके। ये सब कुछ कब होगा? एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और 8 फरवरी के पोलिंग डे से आज हम 4 हफ्ते की दूरी पर हैं और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैसी बड़ी सियासी जमातों के मंशूर हमें नहीं पता कि किन नुकात पर ये आगे अपनी इंतखाबी मुहिम को चलाएंगे। इनके किन किन हलकों से कौन कौन से कैंडिडेट्स होंगे, हतमी तौर पर अभी इन नामों का भी ऐलान नहीं किया गया। और अभी तक हमने इनकी तरफ से कोई रेगुलर बेसिस पे टॉप लीडरशिप की तरफ से कोई पब्लिक गैदरिंग्स नहीं देखी, कोई जलसे नहीं देखे, कोई कॉर्नर मीटिंग्स नहीं देखी, लोगों को मोबिलाइज करते हुए अभी तक हमने इनकी लीडरशिप को नहीं पाया। तो ये किस वक्त का इंतज़ार हो रहा है? ये सब इतनी ताख़ीर से क्यों हो रहा है और क्या इसकी वजूहात हैं? जबकि हमने ये भी सुना था और बार बार खबरें भी सामने आती हैं कि नून लीग की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है जो कि मंशूर की तैयारी कर रही है। इरफान सिद्दीकी साहब उसके सरबराह हैं, कुछ 40 से ज़ायद लोग उसमें मौजूद हैं और जो थिंक टैंक है नून लीग का वो पूरा का पूरा उसमें मौजूद है। तो अभी तक वो थिंक टैंक कोई मंशूर क्यों नहीं बना सका जो कि लोगों के सामने लाया जाए? इसी सेगमेंट में ज़रा इसी पर गुफ्तगू करते हैं कि सियासी जमातें अब आगे क्या करने जाए। तो राना एहसान साहब, नून लीग के मंशूर का तो अब तक ऐलान हो जाना चाहिए था। 40-45 लोग जिस पर मिलकर काम कर रहे हैं, वो चंद नुकात अभी तक फाइनल नहीं हो सके। क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, मंशूर की हमारी जो तकरीबन कोई 36 नुकात के ऊपर, 36 सब्जेक्ट्स के ऊपर काम हुआ है और बड़ा डिटेल में काम हुआ है। मैं खुद मंशूर कमेटी का मेंबर हूँ और 4-5 उसकी जो सब कमेटीज़ हैं उसके अंदर मैं रहा हूँ। 30 नवंबर तक जो ये कमेटी ने अपनी सिफारिशात थी वो मुकम्मल करके, कंपाइल करके पार्टी के जो कमेटी के चेयरमैन है उनको दे दी थी। उसके बाद भी एक कंसल्टेटिव प्रोसेस रहा और वो कंटिन्यू कर रहा है और अब तक सिर्फ कंपाइलेशन हो रही है। तकरीबन सारा मंशूर तैयार है और 15 तारीख को उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। उसी के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे और ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव। अभी की जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि 30 पॉइंट्स पर आप लोगों का इत्तेफाक हो चुका है और 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर अभी मजीद मुशावरत चल रही है। अब उसके लिए पीर को आप लोगों का अगला इजलास है, तो वो कौन से 6 पॉइंट्स हैं जिस पर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है? नहीं देखिए, असल में अब ये जो है मियां नवाज शरीफ साहब को भी जो है जितने नुकात हैं उसके ऊपर प्रेजेंटेशंस दी जा रही हैं जो फाइनलाइज हुई हैं, ताकि उसके अंदर अगर कोई चीज़ें कोई चेंजिंग करनी हो तो वो कर दें। मेरे ख्याल से पहले जो एक इंटरव्यूज़ का सिलसिला रहा जो कि 2 दिसंबर को शुरू हुआ था और वो
चलता रहा, जनवरी तक वो चला, एंड दिसंबर और तक वो मुकम्मल। तो वो भी एक बड़ा बिजी उसने ऑक्यूपाइड रखा पार्टी की क़यादत को। और अब वो भी कल जो है वो अनाउंसमेंट्स होने जा रही हैं टिकट्स के हवाले से। तो ये एक वजह रही कि ताख़ीर हुई मंशूर के हवाले से। अब वो फाइनल प्रेजेंटेशन जो है हमारी लीडरशिप को मिल रही हैं और फिर ये 15 को जो है अनाउंस हो जाएगा। अगर कोई फाइन ट्यूनिंग होनी हुई वो हो जाएगी, 15 को अनाउंस होगा और इंशाल्लाह इसी के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ना है। और इसके ऊपर मैं आपको अश्योर करता हूं कि ये कोई एम्प्टी प्रोमिसेस या फॉल्स प्रोमिसेस या लोगों को झूठे ख्वाब दिखाने का मंशूर नहीं होगा। हम ऐसा मंशूर लेके आ रहे हैं जो रियलिस्टिक है, जो अचीवेबल है 5 सालों के अंदर अंदर। और इंशाल्लाह जिस तरह हमने 13-18 में अपने मंशूर पे डिलीवर किया था उसी तरीके से हम ये 24 से लेके जो 2029 तक ये गवर्नमेंट अगर अल्लाह ताला ने हमें दी तो हम जो मंशूर लेके आएंगे उसको मुकम्मल करेंगे इन 5 सालों के अंदर। और कल आपके कैंडिडेट्स का ऐलान होने जा रहा है ना सब, तो वहाँ कोई सरप्राइजिंग फैक्टर है या उसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया? चूँकि कल फाइनल लिस्ट सामने आ जाएगी तो जिन लोगों ने अभी पिछले 1-1.5 साल में या चंद माह में पार्टी को ज्वाइन किया है उनकी अक्सरियत को टिकट दिए गए हैं, या फिर जो पार्टी के देरीना कारकुन जो कि कई दहाइयों से साथ हैं, जिनका फैमिली दर फैमिली एक साथ चला रहा है, तो उन लोगों को प्रायोरिटी पर रखा गया है? देखें, हमारे पास पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स आए थे और एक हल्के मेरे अब यहाँ एक ऐसी पीपीए फैसलाबाद में जहाँ 15 एप्लीकेंट्स थे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, बहुत सारे लॉयलिस्ट हैं, फिर हमें अलायंसेस भी थी हमारी जमातों के साथ। तो ये टिकटिंग का प्रोसेस कोई इतना आसान प्रोसेस नहीं है और कभी भी आप कह लें कि 100% लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से कल का इंतज़ार कर लें तो बेहतर है, उसके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह के फैसले हुए। ठीक है, तो तैमूर झगड़ा साहब, यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी है कि मंशूर का इंतज़ार किया जा रहा है, पार्टी के कैंडिडेट्स का इंतज़ार किया जा रहा है, कोई इलेक्शन कैंपेन हमें नज़र नहीं आ रही उसका इंतज़ार किया जा रहा है। तो ये जो कानूनी जंग चल रही थी आप लोगों की वो तो अपनी जगह पर थी, ये बाकी ग्राउंड्स को क्यों आपने खाली छोड़ा हुआ था? जी, इलेक्शन का कैंपेन हमारे लिए निगरान हुकूमत और पंजाब और केपी पुलिस कर रही है। मंशूर इंशाल्लाह हमारा निकल जाएगा और तकरीबन ऐसे अगले हफ्ते में, और कैंपेन भी आप इंशाल्लाह हमारी जो है वो देख लेंगे। टिकट्स भी हमारी कल और परसों में जो है वो पब्लिक भी हो जाएंगी एंड आई एम श्योर कि उस पर बहुत से वर्कर्स को इतराज़ भी होगा क्योंकि डिमांड टिकट्स का बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि 8 फरवरी को सबने वोट इमरान खान को देना है। एक बात मैं जरूर कह दूं, अच्छा, लेकिन रिवायती तौर पे जी जरूर, और अभी भी ये जो मंशूर की अहमियत जो होनी चाहिए वो पाकिस्तान में होती नहीं है और मेरे ख्याल में इस इलेक्शन में होगी भी नहीं, क्योंकि अब लोग बड़े सिंपल नजरिए पे वोट दे रहे हैं। तो मंशूर निकल जाएंगे, लेकिन चूंकि कभी ट्रेडिशनली मंशूरों पे उस तरीके से अमल हुआ नहीं, ये टीवी और एनजीओस के हद तक तो ये डिबेट सही है, लेकिन कौन सी पार्टी असूल पे खड़ी है और कौन सी पार्टी जो है वो अपने लाडला होने पे इलेक्शन जीतना चाहती है, वो अवाम ने देख लिया और उसके मुताबिक ही वोट दी। तो तैमूर साहब, ये इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक की हमारी एक मेमोरी होती है वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती है और वो पिछले इलेक्शन में लोगों के मंशूर या उस पर कितना अमल हुआ वो भी भूल जाते हैं। तो ये पिछले 8-10 माह में जो कुछ हुआ है उसकी बुनियाद पर लोग वोट दें, या फिर वो 50 लाख घर वो कैलकुलेट करें कि कितने लोगों को घर मिले, 1 करोड़ नौकरियाँ उसमें कितने लोगों को मिली, इकॉनमी में जो इस्लाहात होनी थी, जो गवर्नेंस में इस्लाहात होनी थी वो किस हद तक हुई। पब्लिक को उस पर भी थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए और याद रखना चाहिए चीज़ों को। अगर वहां पे पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड ना होता ना, तो फिर जो पिछले 8-10 महीनों में हुआ है वो मानी ना रखता। आप सिर्फ एक सेहत कार्ड को ले लें जिसने 17 से 18 करोड़ पाकिस्तानियों को वो सहूलत दी जो तारीख में कभी नहीं दी थी, और चूंकि वो एक ऐसे कदम था जो कि पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी के फायदे में था, लेकिन जिसका क्रेडिट इमरान खान को जा रहा था। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि वो पहले PMLN की गवर्नमेंट ने और उसके बाद ये निगरान हुकूमत ने रिवर्स किया। आपने देखा होगा कि हमारे ANP के भाई बहन हैं, उन्होंने तो वो सेहत कार्ड फाड़ा, और आज जो बंदा अस्पताल जाता है और इस महंगाई के माहौल में उसको एक सिंपल जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलती,
तो वो याद रखेगा, तो वो परफॉर्मेंस भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए बोली। ठीक है, तो खुर्रम रोकड़ी साहब, ये मंशूर को देखकर लोग वोट दें, या जो ये उसूल और नज़रियात की बात तैमूर सलीम झगड़ा साहब कर रहे हैं, ज़ाहिर है इनके नज़दीक वो एक उसूल और नज़रिए की डेफिनेशन अलग होगी, आपके नज़दीक अलग होगी। तो अब इस वक्त एक आम पाकिस्तानी को क्या देखकर वोट करना चाहिए आगे? क्योंकि आप लोगों का जो मंशूर आया उसमें बड़ी अच्छी बातें थीं, लोगों के बड़े फ़ायदे की बातें हैं, लेकिन सवाल फिर ये भी है कि वो किस हद तक काबिल अमल है। आप ऑन ग्राउंड आए ना, तो यहाँ पर हमारी पॉलिटिक्स है कि इसमें 8,500 पैसा पड़ा हुआ है और इसमें 4,000 शादियां कर। आम आदमी को उसकी अपनी सेल्फ इमेज साइकोलॉजी के तहत उसको अपनी अहमियत और अपनी कदर का पता क्या है। आम आदमी को ये इल्म है कि वो उसके राइट्स क्या है और उसको क्या चीज मिलनी चाहिए। आम आदमी जो है वो भी लॉलेस सोसाइटी में एक मेंबर बन चुका है और टॉप पे भी हुई है। आम आदमी की कदर की किसने और आम आदमी अहमियत रखता कहाँ पे है? ना आम आदमी को पता है कि मैंने वोट क्यों देना है। नाराज ना होइएगा, अर्बन पे भी चले जाएं, रूरल में भी चले जाएं, और ना किसी के पास मंशूर है। हम कितने कैंडिडेट्स हैं जो कि इलाके में मंशूर की बात करते हैं? आप सर्वे करिए कभी आके, कभी तकरीरें सुन लीजिए आके। 4-4 दफा 5-5 दफा के MNA, 3-3 दफा के मिनिस्टर्स, आप उनकी जरा तकरीरें सुनने, आप बिल्कुल आपको तसल्ली हो जाएगी। मंशूर देता कौन है? मंशूर की बात करता कौन है? मंशूर के ऊपर उसके ऊपर तहकीक कौन करता है? अपने डिस्ट्रिक्ट के वसाइल और ज़खायर के बारे में भी इल्म नहीं होता। यहाँ पे हमारा एक जो राइट पॉलिटिकल कल्चर है उसका ही अभी तक आगे काम चला आ रहा है। 2018 के अंदर लोगों ने तब्दीली के नाम पे, मैनी पीपल थॉट लाइक अस, और भी बड़ी दुनिया ने सोचा कि मामलात तब्दील हो जाएंगे और मामलात बेहतर होंगे और आप अपने मुल्क के वसाइल को और इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए बेहतर इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। इकोनॉमी की बात कौन करता है? ये आज आके इकोनॉमी की बात हो रही है, आज इकोनॉमी की बेहतरी की बात हो रही है। तो मंशूर, मैं फिर कहूंगा कि तकरीरें सुनाने शुरू कर दीजिए, जलसों के अंदर उम्मीदवार कर रहे हैं, आपको समझ आ जाएगी कौन सा मंशूर पेश किया जा रहा है। यानी आप जो एक लेवल तो देखिए कि थॉट प्रोसेस का है क्या। बोलने वाले का भी देख लीजिए, सुनने वाला तो बेचारा महरूम हुआ है। उसको तो अगर बिजली का एक खंभा मिल जाता है तो उसके ऊपर 10-10 साल का एहसान होता है कि बिजली फलाने ने दी है। तो खुर्रम साहब, ये बुनियादी मसला है कहाँ? ये फॉल्ट है कहाँ? ये सुनने वाले का जो सुने जा रहा है या फिर जो सुनाने वाला सुनाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है? बुनियादी इशू ये है कि आपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एबोलिश कर दिया, जिसका आम आदमी के साथ काम था, और आपने पार्लियामान के अंदर MNA को भेज दिया और उनको पार्लियामान के अंदर बैठ के कोई शौक नहीं, न सरोकार है कि वो मुल्क के लिए कानून बनाए, कवानीन बनाए, या आगे के 50 साल या 100 साल के लिए सोचें कि पाकिस्तान का हमने क्या करना। यहाँ पे अपना पेट, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपना सब कुछ पूरा होना चाहिए और अपनी जात पूरी होनी चाहिए। और इतना फर्क है कैंडिडेट के और आम आदमी के लाइफस्टाइल में, उसके बैठने में, उसके सोचने में। और कुछ दिनों के लिए बस ये इलेक्शन की मुहिम चलेगी, दरवाजा फिरेंगे और उनके साथ बहुत सारी चीजें होंगी। देन अगेन द सेम प्रोसेस स्टार्ट। आपको एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चाहिए, सर्जरी चाहिए, आपको एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चाहिए, आपको अपने रिफॉर्म्स चाहिए, आपको लोगों को अहमियत देनी पड़ेगी। आपके और हमारे पास एम्पैथी नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं सोचते। ठीक है, चलें खुर्रम साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी राना साहब से भी इस पॉइंट पर बात करनी है, लेकिन राना साहब को चूंकि जाना है, जरा राना साहब से मैं एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ। राना साहब, ये जिस बड़े ऑपरेशन, बड़ी सर्जरी की बात कर रहे हैं, जिस बड़े रिफॉर्म की बात खुर्रम साहब कर रहे हैं, तो ये मुस्लिम लीग नून ने इसको प्लान किया हुआ है? आगे आने वाले मंशूर में आपके ये चीज़ें शामिल हैं? जी बिल्कुल, हमें अंदाज़ा है कि मीशत आज भी जो है वो रेड जोन के अंदर है और इस मुल्क को माशी दलदल से निकालने के लिए बहुत सारी आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो हमारे मंशूर का हिस्सा होंगी। और मैं यहाँ सिर्फ ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि अवाम जो है, अब मैं कैंपेन पे निकलता हूँ तो मैं एक मार्केट के अंदर मैं कैंपेन कर रहा था, तो मेरे से उन ताजरों ने पूछा कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, और ताजरों के मसाइल पता है, लोग महंगाई का पूछते हैं, लोग नौकरियों का पूछते हैं। तो मैं समझता हूं कि मंशूर बड़ा अहम जो है वो जुज़ है इलेक्शन कैंपेन का, और उसके अंदर जो मेजर पॉइंट्स हैं वो लोग सुनना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि जमातों का क्या प्रोग्राम है। एटलीस्ट शहरी हलकों तक तो मैं समझता हूं बहुत अवेयरनेस है,
और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मंशूर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, और हमें इसको अहमियत ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने वाले दिनों में देनी है। बहुत सारे मसाइल लोकल बॉडीज से रिलेटेड होते हैं जो आज भी MNA MPAs कर रहे हैं, लेकिन ये भी हमारे मंशूर का हिस्सा है कि हमें जो थर्ड टेयर है पावर का, जो ग्रास रूट लेवल के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, उसकी कंटिन्यूटी और उसकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर करना है, और ये PMLN के मंशूर का हिस्सा हो। ठीक है, चलें। राना सैन साहब बहुत शुक्रिया। दीगर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तैमूर जफर झगड़ा साहब भी हैं, राजा खुरम रोकड़ी साहब भी हैं, तो अमजद शाह साहब ने भी ज्वाइन किया, पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक चेयरमैन हैं। तो इस वक्त अब तैमूर साहब ज़रा ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में जिन इस्लाहात की बात की, जो बड़े बड़े काम आपको करने थे, फिर बाद में हमें ये बताया गया चूँकि मखलूत हुकूमत थी, चूँकि कई और दीगर इत्तेहादी जमातें भी साथ थी, तो बड़े और अनपॉपुलर डिसीजंस लेने में मुश्किलात पेश आती हैं। बाद में PDM हुकूमत ने भी इसी तरह की बात बताई। अब जो मंशूर आपके सामने है उसमें कौन कौन सी रिफॉर्म्स पर आपको काम करना है, जो इस वक्त एक निज़ाम है पाकिस्तान का, उसको बदलने में आप किस हद तक कामयाब रहेंगे और क्या स्ट्रेटेजी है आप लोगों की? देखिए, अगर आप पहले भी देखें तो मेरे ख्याल में अभी जब लोग मुआवजा करेंगे पिछले 5 साल का, तो आपको कोई भी फेयरली बता दे तो वो आपको बता देगा कि PTI ने बहुत कुछ किया। एक मईशत मिली थी जो कि एक्चुअली ब्रिंक ऑफ कोलैप्स पे थी, उसको रोका। उसके बाद कोविड एक ऐसे चैलेंज आया जो कि 100 साल में दुनिया में नहीं आता, उसके बावजूद अपना हेल्थ सिस्टम भी बचाया और वहां पे मईशत भी चलाई। 6% ग्रोथ हम ही लाए थे ना, ये $32 अरब के एक्सपोर्ट और $32 अरब के रेमिटेंसेस हम ही लाए थे ना। स्टेट बैंक को हमने ही आजाद किया था, जो जब डार ने रिवर्स किया तो उसके बाद आपने डॉलर का हाल देख लिया। जब दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल था तो महंगाई सिर्फ 13% तक रिस्ट्रिक्ट करना, हालांकि हमारी इतनी ज्यादा तनकीद हुई, वो हमने की थी ना जब चले गए। और खान साहब ने कहा था कि जब आप पॉलिटिकल कंटिन्यूटी नहीं लाएंगे तो ये मईशत संभालना आसान नहीं होगी। और वो इतना सही साबित हुआ कि आज आप देखेंगे कि जब PMLN का मंशूर निकलता है तो उसमें 2022-23 का जिक्र नहीं होगा, वो 2017 की बात करेंगे। आगे 2-3 चीजें ही हैं। एक, हमने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को ठीक करना है। दूसरा, हमने पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है और उसके लिए वाकई मुश्किल फैसले भी लेने हैं, गवर्नमेंट को भी ठीक करना है, एक्सपोर्ट्स को ज्यादा करना है और बाहर से इन्वेस्टमेंट लानी है, और इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। और तीसरी चीज, हमने सोशल सेक्टर पे जो हमने सेहत कार्ड दिया था, जो हमने एहसास दिया था, वो तरजीह इसलिए देनी है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, क्योंकि हमें सारे पाकिस्तानियों के लिए एक पाकिस्तान चाहिए। लेकिन एक आखिरी चीज मैं कह दूं, हमने बदले नहीं लेने, हमने इंतकाम नहीं लेना, हमारा इंतकाम वोट तक ही है। अगर हमने ये पाकिस्तान जोड़ना है और बनाना है और आगे ले जाना है, तो फिर ये वाली सियासत हमने ही खत्म करनी होगी, अगर दिल पे पत्थर भी रखना होगा तो। ठीक है, चलें। तमाम सियासी जमातें इस वक्त ये एक बड़े दिल का मुजाहरा कर रही हैं कि वो इंतकामी सियासत से निकलकर मईशत की मजबूती की बात कर रही हैं। तो खुरम रोकड़ी साहब, ये मईशत अगर मजबूत करनी है तो आने वाले इलेक्शन के बाद भी हम एक मखलूत हुकूमत बनते देख रहे हैं। अब ये आसान ऐसे होगा कि किसी एक जमात को ज़्यादा मैंडेट मिले, चाहे वो कोई भी जमात हो, और वो फिर पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करे, या फिर ये 5-6 जमातें मिलकर फिर डिसीजंस लेने में मुश्किलात होती हैं, फिर मफादात आड़े आ जाते हैं, फिर कोई हुकूमत से निकलकर हुकूमत गिराने की धमकी देता है तो उसको भी फिर कंसीडर करना पड़ता है? जी खुरम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आप बोलिए। जी, मैं कहता हूँ कि ये फिर आने वाली अगर हुकूमत मखलूत हुकूमत होगी तो फिर उसके लिए पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस से निपटना कितना मुश्किल होगा। एक जमात को मैंडेट मिले तो ज़्यादा बेहतर स्टेबल हो सकती है इकोनॉमी, या फिर 5-6 जमातें मिलकर एक साथ हुकूमत का हिस्सा हों और फिर वो इकोनॉमी को ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं? देखिए, हम अगर सिंसियर हो जाए ना, और जिस रास्ते पे इकोनॉमी इस वक्त चल रही है और जो हमें एक मौका मिल रहा है अपनी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से और टाइम की वजह से, हमें जो मौका मिल रहा है, हम सिंसियर हो जाए ना और हम ठीक हो जाएं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को, आप मिनिस्ट्रीज ही चाहिए ना आपको, 15 मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर आपने ठीक लगा रहे हैं ना, 15 मिनिस्ट्रीज ही चाहिए ना, और हम दे जाए ना पाकिस्तान के लिए कुर्बानी, इतना कुछ हम पाकिस्तान हमें दे चुका है। हम क्यों नहीं ठीक होते? हम क्यों नहीं ये हामी भर लेते कि हमने अपने मुल्क को इस क्राइसिस से निकालना है? हम कैसे हम अपने
इस सिल्क के कपड़ों से बाहर क्यों नहीं आते, और हम क्यों नहीं पहन लेते कॉटन और खड्डी के सूट, और हम क्यों नहीं उस कौम की तरह तरक्की करते जिसने सादे कपड़े पहन के अपनी कौमों को, जिन लीडर्स ने अब क्राइसिस से कौमों को निकाला और पानी में, जमीन में, हर जगह चले। हमें इस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत है सादगी की और सिंसेरिटी की, ऑनेस्टी की, और अपनी कौम, अपने मुल्क और अपने बच्चे, अपने बूढ़े, अपनी औरतें, अपने यतीमों से मोहब्बत की। हम क्यों नहीं तड़पते उनके लिए? हमें इस चीज के, हमें बेदार कीजिए, हमें गैरत के टीके लगाइए, हमसे पूछिए कि हम क्यों नहीं ठीक हो रहे। हम ठीक हो जाएं, आपकी गवर्नमेंट भी चलेगी, आपके इदारे और मजबूत होंगे, आपका पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा। हर नेमत मौजूद है हमारे पास, सही, बेहतरीन कौम मौजूद है हमारे पास। हम बेहतरीन से तनज़्ज़ुली का शिकार होते हुए आज हमने अपने बच्चों को आवारगी की लाइन पे लगा दिया। कौन ख्याल करेगा इनका? 25 करोड़ में से 65% नौजवान है, इनके आगे बच्चे होने, इस याजूज माजूज की कौम जो फिर रही है हमारे पास, इनका करियर किसने देखना, इनका फिक्र किसने करनी है? किसी और मुल्क ने तो आके करनी नहीं है, हम नहीं करनी। चले, यानी आप कह रहे हैं कि नियत को साफ करना पड़ेगा, एक दुरुस्त सिम पर पाकिस्तान की इकॉनमी को डालना पड़ेगा। ज़रा अब अमजद शाह साहब, ये थोड़ा सा आपने चूँकि ताख़ीर से प्रोग्राम में ज्वाइन किया, तो ये जो आज फैसला आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर बल्ले का निशान मिला, पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला, अब इस पर आगे इलेक्शन कमीशन के पास अभी कोई ऑप्शन हैं अपने फैसले को बहाल करवाने के? ज़रा थोड़ी सी अगर कानूनी तौर पर आप इस पर रोशनी डाल सकें। जी, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है, वो वहाँ पर जाके इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी जो उनका मौक़िफ़ है वो बयान करके, और अगर उनका मौक़िफ़ आइन और कानून के मुताबिक होगा तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिलीफ दे देगी, और अगर नहीं होगा तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल रह जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा उनके पास फोरम है जहाँ पर वो अपने ग्रीवेंसेस की रिड्रेसल के लिए जा सकते हैं। और हम साहब, अभी तक पेशावर हाई कोर्ट में जितनी जो इसकी 2-4 समातें रहीं, पहले इलेक्शन कमीशन ने ये दरख्वास्त की कि उनको नहीं सुना गया, फिर उनको सुन लिया गया, लेकिन फिर भी उनके फैसले पर ये अब उनके फैसले को ख़त्म कर दिया गया और PTI के हक़ में बहरहाल ये फैसला सामने आया। अभी अकबर एस बाबर साहब को अभी भी एतराज़ है कि कुछ कंप्लेनेंट्स को नहीं सुना गया। ओवरऑल आपकी इस पर क्या राय है, पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है? देखिए, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने दोनों को सुना और जो उन्होंने आइन और कानून को समझा उसके मुताबिक उन्होंने एक फ़ैसला दे दिया। हमारे पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने एक फ़ैसला सुना दिया है। अब अगर उस फैसले पर किसी को एतराज़ है तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है, वो वहाँ जा सकते हैं। अकबर एस बाबर साहब को अगर इस बात पे एतराज़ है कि उन्हें सुना नहीं गया तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है, वो वहाँ पे जाके अपना ग्रीवेंसेस जो हैं उसके बारे में वहाँ पे बात कर सकते हैं। और अमीर साहब, इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियार है, क्या वो ये इख्तियार मौजूद है उसके पास कि अगर किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर उसको एतराज़ हो या वो कानूनी तकाज़ों के मुताबिक ना हो तो वो उनको न सिर्फ गैर आइनी करार दे, न सिर्फ कलअदम करार दे, बल्कि वो फिर पार्टी पर भी वो इंतखाबी निशान भी ले ले और पार्टी पर भी पाबंदी वो लगा सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है, जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो कवानीन है या उनकी रेगुलेशन है वो पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर होगी। वो अपने जो उनके खाते हैं, उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में वो इलेक्शन कमीशन को बताएगी। इसी तरह उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनके हवाले से वो पार्टी अपने आइन के मुताबिक, जो पार्टी का आइन है उसके मुताबिक जो वो इलेक्शन कराएंगे तो उसके मुतालिक वो इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक रेगुलेटरी बॉडी की हैसियत से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उसके साथ उनका एक रिलेशन है। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो इन सारी चीज़ों को देखे और इनके मुताबिक जो है वो कार्रवाई करे। अब PTI का ये था कि इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार जो है उसके मुताबिक वो किसी भी कोताही पर या किसी भी जो ऐसी खिलाफ वर्जी है जो इस रेगुलेशन या इनके अपनी पार्टी के सिस्टम के मुताबिक चलते हुए करेगी तो उसके लिए सिर्फ जुर्माना वो कर सकते हैं। अच्छा, उनके पास फाइन करने का अख्तियार है। अच्छा, जहां पर बहुत सीरियस एलिगेशन हो तो वो पार्टी पर पाबंदी लगा सकते हैं, जहां पे मुल्क की इंटेग्रिटी के हवाले से कोई सवाल उठ जाए तो। ठीक है।
जी। और ऐसी वहां तक, लेकिन वो उनका ये था कि ये जो बल्ले का निशान इनसे ले लिया गया है, ये इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं था कि वो इनसे इनका इंतखाबी निशान ले ले। ठीक है जी, तैमूर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी तैमूर झगड़ा साहब। मैं देखिए, अगर आप इस नजरिए से इसको देख लेना कि एक तो अगर आप अकबर एस बाबर साहब को समझे, जो अपने आप को एक फाउंडर मेंबर कहते हैं पीटीआई का, हालांकि जो 6 साल मैं सियासत में रहा हूं और पीटीआई में पहले दिन से रहा हूं, मैंने कभी उनको नहीं देखा, लेकिन चले मान लेते हैं, तो ये कौन सा दुनिया का फाउंडर मेंबर होता है जो हर हद तक जाना चाहता है कि किसी तरीके से उसकी पार्टी इलेक्शन में लड़े ही ना। साहब वो तो ये भी क्लेम करते हैं, इसी प्रोग्राम में वो बता के गए कि आप लोगों का पहले इंतखाबी निशान चिराग हुआ करता था, उन्होंने ही सजेस्ट किया आपके साबिक चेयरमैन को कि वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ा करें। मतलब वो जो भी क्लेम करते हैं, लेकिन लगता है कि जो उनकी एक दिली ख्वाहिश है कि पीटीआई इलेक्शन ना लड़े, तो या तो वो उनके अपने जज्बात की अक्कासी करती है या फिर पीछे से कोई उनको कह रहा है। इसी तरीके से अगर आप इलेक्शन कमीशन को देख लेंगे, मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं, मैंने सुना है कि जाएगी, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन का रोल एक इम्पार्शल ऑब्जर्वर का है, ठीक है, चाहे उनके पास इख्तियार है या नहीं है, जो कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनके पास इख्तियार नहीं है, क्योंकि पार्टी को बैन करना जो इफेक्टिवली उनसे सिंबल लेने की बात है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है जब गवर्नमेंट उनको एक पिटीशन करे। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में जो नुक्ता तैमूर झगड़ा साहब ने उठाया प्रोग्राम के अख्ताम में, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर झगड़ा साहब, खुर्रम रोकड़ी साहब, राना एहसान अफजल साहब, अमजद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।